बड़ी शहर की हलचल के बीच एक छोटे से कमरे में खड़ा था रोहित, जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब वो अपने सपनों को उड़ान देने इस शहर में आया था। हेलो हेलो पापा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। जी पापा, अब सुन पा रहा हूँ। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा काम भी ठीक चल रहा है, बल्कि अच्छा ही चल रहा है। आपको पता है, मुझे मुंबई के मशहूर फैशन डिजाइनर मैडी रॉय के ऑफिस में इंटर्नशिप मिल गई है। हाँ, पैसे थोड़े कम हैं, लेकिन शुरुआत के लिए सही है। बस आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, रोहित की मुंबई यात्रा की शुरुआत ठीक वैसे ही हुई जैसी उसने चाही थी। आत्मविश्वास से भरी, उम्मीदों से लबालब। हेलो, हाय, मेरा नाम रोहित है। मैं यहाँ इंटर्न के तौर पर आया हूँ और आज मेरा पहला दिन है। ओह, हाय रोहित, वेलकम टू आवर कंपनी। थैंक यू। चलो मीटिंग रूम में चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस साल का पहला कलेक्शन लॉन्च करने वाले हैं। मुझे इस बार कुछ बिल्कुल नया चाहिए, ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो और सोचा भी ना हो। रोहित मैडी की हर बात ध्यान से सुन रहा था कि तभी तो तुम हो नए इंटर्न। जी सर। कल सुबह 11 बजे तक मुझे 5 यूनिक आइडियाज दोगे जिन पर हम काम कर सकते हैं। ओके? जी सर। गुड। हे रोहित, चलो खाना खाने चलते हैं। नहीं, थोड़ा काम बाकी है, वो करके खा लूंगा। अरे ये क्या बात हुई, मैं कह रही हूँ ना चलो। लेकिन वो क्या हुआ, इतने उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, बस कल का प्रेजेंटेशन है, समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। अरे बस इतनी सी बात। काम जरूरी है लेकिन खाना भी उतना ही जरूरी है। चलो सबके साथ खा लो, बड़ा काम बाद में कर लेना। रिया ने रोहित को सही समझाया ताकि वो डर छोड़कर आत्मविश्वास के साथ काम कर सके। काम हो गया, अब सो जाता हूँ। कल का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अपने काम को निखारने के बाद रोहित शांति से सो गया। अगले दिन वो जोश से भरा ऑफिस पहुंचा। मीटिंग शुरू हुई। सभी अपने अपने आइडिया प्रस्तुत कर रहे थे। जब रोहित की बारी आई तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आखिर ये क्या बकवास है? ये तुम्हारे आइडियाज हैं? जी सर, क्यों, कुछ गलत है क्या? गलत? इसमें यूनिकनेस कहाँ है? सारे डिजाइन्स और कॉन्सेप्ट पुराने हैं। मैंने कहा था ना, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो अब तक किसी ने ना किया हो, और तुम मुझे ये दिखा रहे हो। सॉरी सर। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। सॉरी से मेरा नाम ऊंचा नहीं होगा। अगली बार काम करने से पहले अपना दिमाग और नजरिया दोनों बदलना, वरना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जी सर। वो दिन रोहित के लिए कठिन था। आत्मविश्वास से भरा जो लड़का आया था वो अब भीतर से टूट गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे और मेहनत करनी है। रोहित ने खुद को संभाला और नए जोश के साथ काम पर लग गया। इस साल के शो की तैयारी जोरों पर थी। थीम थी इंडो वेस्टर्न न्यू ईयर कलेक्शन। वाह, इंडो वेस्टर्न न्यू ईयर, ये तो वाकई बहुत यूनिक है। अब तो काम करने में मजा आएगा। सभी अपने अपने काम में लग गए। रोहित दिन रात इंडियन और वेस्टर्न कल्चर पर रिसर्च करता, अलग अलग डिजाइनर्स के इंटरव्यू सुनता और नए नए डिजाइन्स बनाता। लेकिन अफसोस, अब तक उसकी एक भी डिजाइन मैडी ने सिलेक्ट नहीं की थी। हे रोहित, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नया डिजाइन बना रहा हूँ। सर ने ये वाली भी रिजेक्ट कर दी। कोई बात नहीं, कभी ना कभी सिलेक्ट होगी। हाँ होगी, जरूर होगी। और सच कहूँ, अब ये सिलेक्शन रिजेक्शन की प्रक्रिया मुझे पसंद आने लगी है। ये मुझे और बेहतर बनने की चुनौती देती है। बस यही जज्बा चाहिए था। रोहित चलो मैं निकलती हूँ, बाय। बाय। रोहित कमाल का लड़का था। जहाँ बाकी इंटर्न मैडी से परेशान हो चुके थे, वहीं रोहित उसे एक चुनौती मानकर आगे बढ़ रहा था। शो का दिन पास आता जा रहा था और अब नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा कॉन्सेप्ट था।
फिर राजीव ने इसी कॉन्सेप्ट पर कलेक्शन कैसे लॉन्च कर दिया? नहीं, ये सही नहीं किया उसने, बिल्कुल सही नहीं किया। मैं बर्बाद हो गया। शो अगले हफ्ते है, अब हम क्या करेंगे आखिर? मैडी को इस तरह गुस्से और निराशा में देखकर ऑफिस का माहौल एकदम भारी हो गया। सब खामोश खड़े थे। तभी पीछे से रोहित की आवाज आई। सर, अगर आप कहें तो हम एक काम कर सकते हैं। ओह, अब तुम बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए? हाँ सर। ठीक है, बोलो, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? क्यों ना हम एक स्कल्पचर कलेक्शन लॉन्च करें, वो भी इंडियन देसी फूड से बना हुआ। मतलब हम खाने की प्राकृतिक चीजों से एक इको फ्रेंडली कलेक्शन बना सकते हैं। इससे ना केवल हमारा नया कलेक्शन सबके सामने आएगा, बल्कि लोगों तक एक जरूरी संदेश भी पहुंचाएगा कि फैशन और प्रकृति साथ चल सकते हैं। रोहित की बात सुनकर मैडी का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसने पहली बार उस इंटर्न को गंभीरता से देखा। सारे डिजाइनर्स मिलकर रोहित के आइडिया पर काम करने लगे। रोहित ने बताया, कपड़ों के कॉर्सेट और स्कल्पचर डिजाइन बनाने के लिए उसने गेहूं के आटे से मिश्रण तैयार किया। उससे सांचे बनाए गए, फिर उन्हें धूप में सुखाया गया। संतरे, केले और सेब के छिलकों से प्राकृतिक रंग तैयार किए गए और उन्हीं रंगों से डिजाइनों में नई जान डाली गई। पूरे ऑफिस में हलचल थी। हर कोई रोहित की कल्पना देखकर दंग था। ओह माय गॉड, ये अविश्वसनीय है। ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया। रोहित, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और मैं इससे ज्यादा और खुश नहीं हो सकता। वो आगे बढ़कर रोहित के कंधे पर हाथ रखता है। तुमने बाकी सबकी तरह सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि ये साबित कर दिया कि तुम यहाँ अपनी दुनिया बनाने आए हो। आज से तुम सिर्फ इंटर्न नहीं, मेरे साथ असिस्टेंट डिजाइनर के रूप में काम करोगे। मैडी की ये बात सुनकर रोहित के चेहरे पर चमक फैल गई। जिस सफर की शुरुआत उसने एक छोटे से कमरे से की थी, आज वही सपना सच होने जा रहा था। इको फ्रेंडली स्कल्पचर कलेक्शन मंच पर प्रदर्शित हुआ। दर्शक चकित थे। प्राकृतिक तत्वों से बना फैशन उनके लिए नया और अद्भुत था। तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर उठा। अगले ही दिन मुंबई की लगभग हर बड़ी फैशन मैगजीन में एक ही नाम छपा था, रोहित मेहता, द नेक्स्ट डिजाइनर स्टार। हाँ पापा, वो मैं ही हूँ। आपके बेटे ने कर दिखाया। अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बस आप दोनों का आशीर्वाद बना रहे। और इस तरह रोहित ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। मेहनत, हिम्मत और सच्चाई से उसने अपनी पहचान बनाई। मुंबई की उस भीड़ में जहाँ सब सपने देखने आते हैं, वहाँ एक सपना पूरा हुआ, रोहित का नया सफर। विशालपुर एक ऐसा गांव था जहाँ शिक्षा का अभाव था। पता नहीं विशालपुर को ऐसा कौन सा श्राप लगा था कि कोई बच्चा स्कूल में जाता ही नहीं था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि पूरे गांव में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने 10वीं तक पढ़ाई पूरी की थी और उसका नाम था बटुकनाथ। बटुकनाथ जी, गांव में पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें करना क्या है बिटवा, सरपंच को पत्र लिखो, अपनी समस्या बताओ, 2 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन वो पत्र हम कैसे लिखें? आप ही लिखा दीजिए। क्यों नहीं, आखिर हमारा जन्म तुम लोगों की भलाई के लिए ही तो हुआ है। सही कहा। गांव के लोग बटुकनाथ की सलाह को अंतिम सत्य मानते थे। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनसे पूछना अनिवार्य समझते थे, जिसके कारण वो खुद को गांव वालों से श्रेष्ठ समझने लगा। लेकिन एक दिन गांव में एक नया अध्यापक आता है, पंकज। वो स्वभाव से सरल, सुसंस्कृत और ज्ञान का सच्चा उपासक था। उसका लक्ष्य केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में शिक्षा का प्रकाश फैलाना था। बच्चों, चलो सब रोहित का तालियों से स्वागत करो। देखा बच्चों, रोहित की निष्ठा से पढ़ाई करने का नतीजा। आज वो पूरे जिले की स्कॉलरशिप की परीक्षा में अव्वल आया है। अगले हफ्ते उसका गांव में सबके सामने सत्कार भी होगा। ओह, ये तो अच्छी बात है।
हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी एक और बात है, वो बताऊं? क्या? वो अच्छी बात ये है कि रोहित की तरह ही अगर तुम सब भी लगन से पढ़ाई करोगे तो तुम सब भी परीक्षा में अव्वल आ सकते हो और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो। जरूर टीचर, अब हम रोज स्कूल आएंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पंकज के आने से बच्चों का नियमित स्कूल में जाना शुरू हो चुका था। साथ ही उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को भी शिक्षा का महत्व समझाना शुरू कर दिया था। क्यों रे रामू, तू अपने घर की मरम्मत करवाने के लिए सरकारी फॉर्म भरने वाला था ना, उसका क्या हुआ? वो तो भर दिया। भर दिया? वो कैसे? वो क्या है ना बटुकनाथ जी, मास्टर जी ने हमें फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया समझा दी, इसीलिए हमने खुद से ही फॉर्म भर दिया। ये भी सही है। एक दिन बटुकनाथ गांव में घूमने निकला, तभी उसकी नजर स्कूल के मैदान पर पड़ी। उसने देखा कि पंकज बच्चों के साथ मैदान में था और उनके साथ बातें कर रहा था। अरे वाह मास्टर जी, यहाँ पर तो बढ़िया पढ़ाई हो रही है। जी हाँ, बच्चे बेचारे रोज एक ही कक्षा में बैठ बैठ कर बोर हो रहे थे, इसलिए उन्हें यहाँ मैदान में ले आया। अच्छी बात है। अरे मोटू, अरे ओ बच्चे, इधर आओ। क्या हुआ बटुकनाथ जी? जाओ उस बगल वाले ठेले से मेरे लिए एक पान लेकर आओ। बटुकनाथ की ये हरकत देख पंकज नाराज हो गया। अरे रे, आप ये क्या कर रहे हैं बटुकनाथ जी? मतलब आप देख रहे हैं ना कि मैं बच्चों को कुछ सिखा रहा हूँ। उस बीच में आकर आप इस तरह से बच्चों को काम करने के लिए नहीं कह सकते। क्यों नहीं, जरूर कह सकता हूँ। अब देखिए, मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, घुटने के दर्द से जकड़ा हुआ। अब इस हालत में पान के ठेले पर जाना मेरे लिए जरा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैं इस बच्चे को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया करके आप किसी और से मदद ले लीजिए। पंकज की ये बात सुनकर बटुकनाथ आग बबूला हो गया। उसने चिल्ला चिल्ला कर वहाँ गांव वालों को इकट्ठा किया। देख रहे हो गांव वालों, ये मास्टर अपने बच्चों को बड़ों का आदर कैसे नहीं करना चाहिए ये पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं बटुकनाथ जी? तो क्या गलत कहा? अभी मैंने इस बच्चे को एक काम बताया तो उस पर यह महाशय रौब जताकर बोल पड़े कि इस बच्चे को किसी की बात सुनने की इजाजत नहीं है सिवाय मेरे। अरे ये सब क्या है? अच्छी बात नहीं है ये। अरे ये सब क्या है? ये बात अच्छी नहीं है। हाँ, ये बहुत गलत बात है। अरे क्या कर रहे हो तुम? देखिए, आपको भी पता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक तो मैं यहाँ बच्चों को पैराशूट कैसे बनाते हैं ये चुपचाप सिखा रहा था, जिससे उन्हें विज्ञान का ज्ञान मिले। उस बीच आप आए। इतना ही नहीं, पढ़ाई के बीच में आपने एक बच्चे को पान के ठेले पर जाने को कहा, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। हाँ जी, ये सही बोल रहे हैं। ये बटुकनाथ पागल हो गया है। हाँ, सच में इसका दिमाग खराब हो गया है। पंकज के जवाब से बटुकनाथ मुंह के बल गिर चुका था। उस पर लोगों की बातें सुनकर और गड़बड़ा गया। उस भीड़ में से कोई सामने आकर बटुकनाथ को कुछ उल्टा सीधा बोले, उससे पहले ही बटुकनाथ ने चालाकी से बात घुमा दी। देखो, तुम ये पढ़ाई का घमंड मुझे मत दिखाओ, समझे? और क्या कह रहे थे? पैराशूट के बारे में सिखा रहे थे, विज्ञान का ज्ञान दे रहे थे। तुम्हें क्या लगा मुझे गांव के बच्चों की परवाह नहीं है? देखो, तुम तुम्हारा घमंड अपने पास ही रखो। ऐसे कई ज्ञान के पाठ मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और ये जो पैराशूट के बारे में तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हो ना, इसे तो हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, वो भी अपने बाबूजी की धोती से। पैराशूट और धोती से? वाह रे वाह बटुकनाथ जी, आपके पास तो आविष्कार का खजाना है। तो हम एक काम क्यों नहीं करते? आप अपनी इस धोती के पैराशूट का आविष्कार गांव के बच्चों को क्यों नहीं दिखाते? हाँ हाँ बटुकनाथ जी, मास्टर जी सही कह रहे हैं। पंकज की ये बात सुनकर बटुकनाथ और गड़बड़ा गया। जिस बटुकनाथ को पैराशूट का प भी नहीं पता था, उसे अनजाने में पंकज ने चुनौती देकर अपने जाल में फंसा लिया था। हाँ हाँ ठीक है,
कल इसी समय इसी जगह पर मैं अपना आविष्कार सबको दिखाऊंगा। ये बटुकनाथ की जय। सबके सामने पंकज की कही बातों को बटुकनाथ ने स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन अब प्रश्न था एक दिन में अच्छा पैराशूट बनाना सीखना, और वो भी धोती का। उसने अपने मोबाइल पर पैराशूट बनाने की विधियां खोजने की कोशिश की। हालांकि तकनीक और अंग्रेजी भाषा की जानकारी के अभाव में वो कुछ समझ नहीं पाया। उसकी निराशा और बढ़ गई। बटुकनाथ, ये तूने क्या कर दिया? पंकज को सबक सिखाने के चक्कर में अब तू खुद ही फंस गया। अब सबके सामने क्या करेगा? नहीं नहीं, कुछ तो सोचना होगा, कुछ तो सोचो। अगले दिन लोगों के सामने अपना तमाशा ना हो, इसलिए बटुकनाथ ने एक योजना बनाई और वो मैदान में पहुंच गया। अरे रे बटुकनाथ जी, ये आपके हाथ पर पट्टी क्यों है? आपके हाथ को क्या हुआ? अब क्या कहूँ मास्टर जी, कल यहाँ से घर गया और आज की तैयारी कर रहा था कि तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। बटुकनाथ जी, फिर आपको इस हालत में यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे ऐसे कैसे? मैंने कल सबसे वादा किया था तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं बटुकनाथ जी, आप घर जाकर आराम कीजिए। आपका आविष्कार हम फिर कभी देख लेंगे। अगर आप सब इतना ही जोर दे रहे हैं तो ठीक है, हम फिर कभी मिलते हैं, तब मैं आप सबको मेरा आविष्कार दिखा दूंगा। बटुकनाथ का जवाब नहीं। उसने चालाकी से सबके सामने हाथ टूटने का बहाना बनाया और सबकी सहानुभूति प्राप्त की। सबको अपने जाल में फंसाकर बटुकनाथ चुपचाप वहां से जा ही रहा था कि पंकज ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देख ली। बेटा, तुम अभी यहाँ से भागते हुए बटुकनाथ जी के पास जाओ और उन्हें जोर से धक्का मारो। पंकज की बात सुनकर राजू ने जोर से भागकर बटुकनाथ को धक्का दिया, जिसके कारण वो खुद को बचाने के लिए बटुकनाथ ने अपने टूटे हुए हाथ का इस्तेमाल किया। अरे रे, ये क्या कर दिया? बटुकनाथ जी, ये सब क्या है? आपने हमसे झूठ क्यों कहा? बस बहुत हो गया। अब आपको आपका आविष्कार सबके सामने दिखाना ही होगा। अब बारी बटुकनाथ के खोखले आविष्कार के तमाशे की थी। बटुकनाथ ने देखा कि सभी गांववासी उसे नाराजी से देख रहे थे। वो अंदर ही अंदर डर के मारे मरा जा रहा था। और कर खुद की वाहवाही, शर्म आनी चाहिए तुझे खुद पर बटुकनाथ। एक छोटा सा नाटक भी तू नहीं कर पाया। बटुकनाथ ने अपना आविष्कार दिखाना शुरू किया। उसने अपनी धोती का एक कोना कमर में बांधा और दूसरे दो कोनों को अपने हाथों से पकड़ लिया। बिना किसी को बताए बटुकनाथ ने दौड़ते हुए जोर से छलांग लगाई। अरे नहीं! उसने सोचा कि वो धीरे धीरे जमीन पर उतरेगा, लेकिन वास्तविकता में वो सीधे जमीन पर गिर गया। गिरने के कारण बटुकनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव वालों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया और दूसरे दिन जब सब लोग बटुकनाथ से मिलने गए तब। बटुकनाथ जी, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है मास्टर जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। उस दिन मैदान में मैंने आपको खरी खोटी सुनाई, आप पर आरोप लगाया, सबके सामने शिक्षा का अनादर किया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है बटुकनाथ जी। अब बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए और एक अच्छा आविष्कार हम सबको सिखाइए। गरमपुरी नाम का गांव था। इसका नाम गरमपुरी इसलिए पड़ा था क्योंकि इस गांव में सूरज की तपती किरणें दूसरे गांवों से ज्यादा आती थी, जिस वजह से यहाँ गर्मी के समय अन्य गांवों से ज्यादा गर्मी होती थी। जहाँ सिर्फ एक ही दुकान थी, वो दुकान जमींदारनी की थी जो पंखे बेचती थी। एक दिन एक आदमी जमींदारनी की दुकान पर पंखा लेने आता है, जहाँ पर उसका चेला दक्ष बैठा हुआ था। अरे दक्ष भाई, अभी 3 महीने पहले ही तो आपके पास से पंखा लिया था और आज वो फिर से खराब हो गया। कितनी कोशिश की चलाने की, मगर बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम्हारा पंखा खराब हो गया है तो हाँ, एक काम कर सकता हूँ, एक नया पंखा खरीद लो मुझसे, मैं तुम्हें सबसे अच्छा पंखा दूंगा। यही कहकर तो आपने मुझे ये भी पंखा दिया था, मगर ये तो अभी खराब हो गया। भाई, नया लोगे तो लो, वरना यहाँ से निकलो।
मेरा समय बर्बाद मत करो। वैसे भी गर्मी आने वाली है, पंखा नहीं लोगे तो तड़पती मछली की तरह तड़प जाओगे, क्योंकि गांव में सिर्फ एक ही जमींदारनी की दुकान है जहां पंखे मिलते हैं। वो आदमी सोच में पड़ जाता है और दक्ष से कहता है, लाओ भाई, अगर पंखा नहीं लिया तो गर्मी में मेरे बच्चे नहीं जी पाएंगे। वो आदमी दक्ष से पंखा खरीद लेता है, वो भी महंगे में, और घर चला जाता है। उसी शाम जमींदारनी अपनी दुकान पर आती है। बता दक्ष, आज कितने पंखे बिके हैं और कितने लोग आए अपने खराब पंखे लेकर? जी, कई सारे लोग आए थे अपने खराब पंखे लेकर, और मैंने खूब सारे पंखे बेचे आज। मानना पड़ेगा जमींदारनी जी, आपने मौके और समय का क्या खूब फायदा उठाया है। खराब पंखे बेचती हो नया कहकर। अब क्या करें, करना पड़ता है। अच्छे बेचूंगी तो ये लोग बार बार थोड़ी ना लेंगे मुझसे। जमींदारनी हर साल पंखे को ज्यादा पैसों में बेचा करती थी। इसी गांव में तरुण नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शेलू के साथ रहता था। एक दिन तरुण के घर का पंखा भी खराब हो गया, जिस पर उसकी पत्नी शेलू उससे कहती है, ये देखिए, तीसरे साल में तीसरी बार पंखा खराब हुआ है। शादी के समय तो बहुत कुछ कहकर लाए थे, घर की कहोगी तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, सूरज की तपती किरणें तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा, और ये हाल बना रखा है। हर साल खुद को हाथ पंखे से ही हवा करनी पड़ती है। अरे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरे गांव का यही हाल है। सबके पंखे 7 महीने से ज्यादा नहीं चलते। मेरे पिताजी मुझे एसी में रखते थे और तुम्हारा पंखा साल पूरा होते ही खराब हो जाता है, मगर मैं ये गर्मी झेलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि रहना जो तुम्हारे साथ था। मगर कोशिश तो करो, आखिर पंखे के खराब होने का राज क्या है? बात तो सही कह रही हो तुम। चलो मैं पहले ये पंखा लेकर दुकान जाता हूँ ठीक करवाने। देखता हूँ, क्या पता शायद इस बार इसे ठीक करने के लिए कोई मान जाए। तरुण पंखा लेकर जमींदारनी की दुकान पर पहुंचता है और देखता है कि जमींदारनी भी अपनी दुकान में दक्ष के साथ मौजूद है। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें दिखाई नहीं देता कि तरुण वहां आकर खड़ा है। तरुण उनकी बातें सुनने लगता है। अरे, कैसा पंखा बेच रहा है? तुझे क्या कहा था मैंने कि अच्छे पंखों को अलग रख दे और लोगों के दिए गए खराब पंखों को थोड़ा मोड़ तोड़ कर वापस बेच दिया कर। अच्छे पंखे तो बस मैं अपने रिश्तेदारों को देती हूँ, ये गांव वालों को सिर्फ खराब पंखे ही बेचा करो। जी मालकिन जमींदारनी जी, मैंने वो गलती से बेच दिया, मगर चिंता मत कीजिए, पूरे 3 गुना पैसों में मैंने वो पंखा बेचा है। तरुण उनकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और जमींदारनी से कहता है, क्या आप लोग जानबूझकर खराब पंखे गांव में बेचते हैं? अब अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो कब से यहीं खड़ा हूँ। दक्ष, अंधे, ये यहाँ आकर खड़ा है और तुझे दिखाई भी नहीं दिया? मैडम जी, आपको भी तो ये नहीं दिखा? जमींदारनी जी, आपका भांडा फूट चुका है। अब ये सारी बातें मैं पूरे गांव वालों को बताऊंगा। क्यों नहीं, जाओ बताओ, मैं भी देखती हूँ बताने के बाद गांव वाले क्या करते हैं। गर्मी का मौसम है और एक मेरी ही दुकान है जहाँ से पूरा गांव पंखे लेता है और ले सकता है, क्योंकि कोई और तो पंखे बेचता ही नहीं। हाँ, सही कहा मालकिन जी ने। जाओ जाओ, जिसे बताना है बताओ। लोगों की मजबूरी का फायदा मत उठाओ जमींदारनी जी, कहीं पलट कर किसी की हाय न लग जाए। जाओ यहाँ से, किसी की हाय यहाँ आएगी तो उसे हम बाय बाय कर देंगे। तरुण बिना नया पंखा लिए ही अपना बेकार पंखा लेकर वहाँ से निकल जाता है और खुद से ही बातें करता है। ये जमींदारनी सही तो कह रही थी, इतने साल हो गए हैं, मगर हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे पंखे आखिर इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं, और ये लोग उसे ठीक करने की बजाय नया खरीदने के लिए क्यों कहते हैं। तरुण खुद से ही बातें करते करते जा रहा था कि तभी उसे एक विदेश का वैज्ञानिक दिखाई देता है। वैज्ञानिक उसे देखकर पूछता है, हेलो, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तरुण गांव की समस्या और जमींदारनी के बारे में उस वैज्ञानिक को बताता है, जिसे सुनकर वैज्ञानिक तरुण से कहता है, चिंता मत करो,
मैं इस गांव में इतनी गर्मी क्यों हो रही है ये जानने के लिए आया था, और इससे निपटने के लिए मैं एक ऐसा एसी बनाया है जो गर्मी में कपड़े बना देती है। मुझे एक जरूरी काम से अपने देश लौटना पड़ेगा। मैं वो एसी तुम्हें दे रहा हूँ, आओ मेरे पीछे आओ। वैज्ञानिक तरुण को अपने छोटे से लैब में ले जाता है, जहाँ पर एक एसी रखी हुई थी जो एक साधारण एसी की तरह ही दिख रही थी। एसी दिखाकर वैज्ञानिक तरुण से कहता है, ये एसी अपने घर ले जाओ। इसमें तुम जो कपड़े पहनोगे वैसे ही कपड़े ये एसी बना कर देगी, लेकिन ये तुम्हें हमेशा ठंडा रखेगी, इतना ठंडा कि गर्मी में भी सर्दी महसूस होगी। सच में? सच में। मैं तुम्हें इसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने देश वापस जल्दी जाना है। मेरी बिल्ली ने मेरे रिमोट के बटन खा लिए हैं, इसलिए। क्या? कुछ नहीं, बस तुम इसे यहाँ से ले जाओ और जहाँ लगाना चाहो लगा लो, फिर इसमें से कपड़े बाहर निकाल सकते हो। तरुण एसी लेकर अपने घर आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी शेलू को बताता है। उसकी पत्नी शेलू उससे कहती है, ओ जी, इसे चालू करके देखिए, क्या पता सच में कोई कपड़े निकल आए। वैसे भी इस एसी के रिमोट पर सिर्फ एक ही बटन है, तो मुझे नहीं लगता इसमें से कोई हवा आएगी भी। तरुण एसी चालू करता है। जैसे ही वो एसी चालू करता है, एसी से एक किरण आकर तरुण को स्कैन करती है और एसी से जहाँ से हवा आती है वहाँ से कपड़े निकलते हैं। बस उन कपड़ों के आगे एक बड़ा सा चांद बना हुआ था। इस एसी ने तो वाकई में एक टी-शर्ट निकाल दी। जल्दी से इसे पहन कर देखिए। तरुण जल्दी से वो शर्ट पहन लेता है। जैसे ही वो शर्ट पहनता है, उसे आराम और ठंड महसूस होने लगती है, मानो जैसे गर्मी हो ही नहीं रही हो। आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं लगा। तुम भी अपने लिए इसमें से कपड़े निकाल लो। मैं ही क्यों, पूरा गांव अब कपड़े निकालेगा। देखना मैं कैसे जमींदारनी का धंधा चौपट करती हूँ। अगले दिन शेलू और तरुण एसी को लेकर एक दुकान खोलते हैं और गांव वालों को वो एसी के कपड़े बेचने लगते हैं। धीरे धीरे गांव वाले पंखा खरीदना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उनके पास एसी के कपड़े थे। एक दिन जमींदारनी दक्ष से आकर पूछती है, क्या हुआ, धंधा क्यों नहीं चल रहा है? गर्मी का समय चल रहा है और तू एक भी पंखा नहीं बेच पा रहा। दक्ष एसी कपड़ों की सारी बातें जमींदारनी को बताता है, जिसे सुनकर जमींदारनी कहती है, तो ये बात है। जी मालकिन, और मैंने ये भी देखा है कि ये तरुण उस एसी को आराम से कहीं भी लगा देता है और आराम से उठा भी लेता है। तो बस अब हमें सिर्फ वो एसी चुरानी होगी। जमींदारनी एसी को चुराने की योजना बना लेती है। एक दिन सुबह सुबह जब तरुण अपनी दुकान खोल ही रहा था कि दक्ष तरुण की दुकान पर आता है। अरे भाई तरुण, तुम्हारी पत्नी शेलू का पैर फिसल गया है और वो तुम्हें याद कर रही है। क्या? कैसे? मैं अभी जाता हूँ। तरुण ये खबर सुनकर अपनी पत्नी शेलू के पास जाने लगता है और जमींदारनी वहाँ आ जाती है। वाह, क्या योजना बनाई थी मैंने। वाह, क्या नाटक किया मैंने। मालकिन के साथ रहने का कोई तो फायदा हुआ। चुप, जल्दी अब ये एसी निकाल और चल मेरे घर लेकर। दक्ष एसी निकालने लगता है, मगर वो देखता है कि इस एसी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। मालकिन, इस पर कुछ लिखा हुआ है, एंटी थीफ। कुछ एंटी थीफ लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूं? चलो अब इसे जल्दी लेकर निकलो। वे लोग एसी चुराकर जमींदारनी के घर पहुंचते हैं और एसी को दीवार पर लगा देते हैं। मालकिन, चालू करें? बिल्कुल, चालू किया जाए। दक्ष एसी चालू करता है। उसमें हूबहू उनके जैसे दिखने वाले कपड़े होते हैं, मगर इस बार चांद की जगह उसमें सूरज लगा हुआ होता है। जमींदारनी और दक्ष दोनों ही नए एसी के कपड़े पहन लेते हैं, मगर उन्हें ठंड के बजाय गर्मी लगने लगती है। अरे, इसमें तो बहुत गर्मी लग रही है। रुको, मैं ये कपड़े उतार कर आती हूँ। मालकिन, ये कपड़े नहीं निकल रहे, ये अटक गए हैं हम पर। ये एंटी थीफ की वजह से हुआ है। अब हमें इसे वापस तरुण को देना होगा। दोनों एसी लेकर तरुण की दुकान पहुंचते हैं और सारी बातें बताते हैं। वहाँ पर शेलू भी खड़ी होती है।
लूट कर दिल नहीं भरा तो झूठ और चोरी पर उतर आए आप लोग। नहीं, हम आपको माफ नहीं करेंगे। बेटा माफ कर दे, बहुत गर्मी हो रही है। सिर्फ एक शर्त पर हम आपको माफ करेंगे। मैं सब मानने को तैयार हूँ। गांव को सारे अच्छे पंखे दे दो और गांव छोड़कर चली जाओ और कभी वापस मत आना। ठीक है, मंजूर है। तरुण दोनों को माफ कर देता है।